नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का कहर दुनिया झेल रही है, लेकिन अब एक वैश्विक जंग तेज हो गई है। एक साझा अभियान तेज हो गया है। एक ऐसी मुहिम जिसमें दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्क शामिल हो रहे हैं, जिसमें रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जिन्होंने एक तरह की एक साझा मुहिम आईएस के खिलाफ छेड़ दी है। दरिंदगी का प्रतीक बन चुका है, आतंकवाद का प्रतीक बन चुका है आईएसआईएस, और भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जी पार्थसारथी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान में पूर्व भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं और विदेश और रक्षा मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है पार्थसारथी जी। और हमारे साथ सी उदय भास्कर जी हैं, जो कि सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले ये जो वैश्विक जंग है, जो कि आईएसआईएस के खिलाफ दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्क इस समय चला रहे हैं, एक बड़ा अभियान, आइए जरा इसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डाल लें। आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के लिए बड़े देशों ने कमर कस ली है। पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया पर आईएस के बढ़ते आतंकवादी कहर ने विनाश की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अब ये माना जा रहा है कि रूसी यात्री विमान को गिराने, बेरूत में 2 विस्फोट और हाल में हुए पेरिस में कत्लेआम के पीछे आईएस का ही हाथ है। ये घटनाएं बताती हैं कि आईएसआईएस की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ रही है। पश्चिमी देशों के खिलाफ उसकी धमकियां तीखी हो रही हैं और उसके आतंकी हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की ताकतों फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा आईएस को सभी के लिए खतरा मानते हुए इकट्ठा होना अच्छी खबर है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और फ्रांस ने सीरिया में आईएस के खिलाफ साझा सैनिक गठबंधन किया है। ब्रिटेन ने भी फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया में बड़ी कार्रवाई की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आईएस के खात्मे की कसम खाई है और रक्षा बजट में और कटौती न करने का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर यूरोपीय संघ ने भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपनी आर्थिक नीति के नियम में ढील के संकेत दिए हैं। रूस के यात्री विमान को आईएस द्वारा बम से मार गिराने की घटना की पुष्टि होने के बाद रूस ने आईएस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए आईएस के गढ़ रक्का पर बमबारी की है। अमेरिका ने फ्रांस की मदद के लिए मध्य पूर्व में तैनाती के लिए अपना विमान वाहक पोत रवाना कर दिया है। 2016 में अमेरिका की धरती पर 10,000 सीरियाई नागरिकों के पुनर्वास को निलंबित करने के लिए विपक्ष राष्ट्रपति ओबामा पर दबाव डाल रहा है। आधे से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया है। इधर भारत ने राज्यों को परामर्श भेजकर कहा है कि इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ रहा है, जिसके तहत आईएस अपने गढ़ सीरिया और इराक से अलग देशों को निशाना बनाने की फिराक में है। गृह मंत्रालय का मानना है कि आईएस बहुत से युवकों को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन आईएस की बढ़ती चुनौती के मद्देनजर क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर आतंकवाद का खाका तैयार करेंगे। तो आईएस के खिलाफ ये जो अंतर्राष्ट्रीय जंग है, जो ऐलान किया गया है इस मुहिम का, क्या होगा इसका और क्या वाकई ये कारगर साबित होगी, कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले पार्थसारथी जी, आपसे जिस तरह की एकजुटता इस समय दिखाई दे रही है, हम देखते हैं कि 9/11 के बाद अगर देखें तो ये दूसरा मौका है जब इस तरह की एकजुटता दिखा रहे हैं पश्चिमी मुल्क का। किस तरह से देखते हैं आप इस एकजुटता को और इसके असर के बारे में क्या सोचते हैं? मैं खुश होता अगर इस तरह की एकजुटता हम देखते जब मुंबई जैसे शहर पर हमला हुआ। वो तो देखा नहीं हमने। ये अब हो क्यों रहा है? 2 कारण हैं। एक तो पूर्व मध्य एशिया में तुर्की से लेके अफगानिस्तान तक कट्टरवाद फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? इसलिए कि जब से अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसके और वहाँ तख्तापलट किया, उसके बाद ब्रिटेन में लीबिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप किया अमेरिका के सहयोग के साथ, और तीसरी बात सीरिया पर उनके अंदरूनी मामले में दखल करके कट्टरपंथी गुटों को उन्होंने सामग्री दी, सहायता दी। ये उसका नतीजा है इन पश्चिमी नीतियों का। और जो लोग उभर आए हैं वो हम कह सकते हैं कि अल-कायदा का एक नया रूप है। पहले तो विश्व जंग पश्चिमी देशों से अल-कायदा लड़ता था, तालिबानियों और अल-कायदा के बाद ये और ये सामने आया है
जैसे पश्चिमी एशिया में, खास तौर पर अरब देशों में। एक किस्म का ये कट्टरवाद हमने कभी देखा नहीं है। तालिबान और अलकायदा पे ऐसे कट्टरवाद नहीं थे। और दूसरे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच, ये जो है बड़े शिया विरोधी हैं और इतने कट्टर हो गए हैं कि सऊदी अरब जैसे देश इनके खिलाफ अब निकल आ रहा है। सऊदी अरब भी इनके मौजूदगी में अस्थिरता देखता है, अपने को खतरा देखता है। लेकिन लोग जो हैं, इनकी जो काडर्स हैं, एक तो इराक, लिबिया और अरबी देश से हैं जहां लोग असंतुष्ट हैं, सऊदी अरब से भी है। और दूसरे जो हैं वो मुस्लिम आबादी हैं यूरोपीय देश में और अमेरिका में भी और रूस में भी, जो अपने ही देश से असंतुष्ट होकर वो हथियार के दिशा में चले हैं। तो पाकिस्तान के लोग तो अब भी और अफगानिस्तान के लोग अब भी प्रभावित हैं तालिबान से, और जो उनके इलाके में उभर हुए आए आतंकवादी गुट हो, चाहे लश्कर तैयबा हो जाए, जैश ए मोहम्मद, तो इनसे प्रभावित है। अब तक ये हमें पहुंचा नहीं है। एक मुख्य कारण ये है कि पश्चिमी एशिया और हमारे बीच ईरान खड़ा है और इनका ये जो है शियाओं को काफिर मानते हैं और शियाओं का उस तरह से कत्ल करते हैं जो दूसरे जो गैर इस्लामी हो। तो ईरान इनका सबसे कड़ा मुकाबला कर रहा है और खुशकिस्मती की बात है अमेरिका के लिए कि अब उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती बना ली है। सी उदय भास्कर जी हमारे साथ हैं। उदय भास्कर जी, जिस तरह से पार्थसारथी जी अभी कह रहे थे कि ये जो वैश्विक एकजुटता है, अगर हम मुंबई के हमलों के बाद देखते तो वो कह रहे ज़्यादा खुश होते। लेकिन सवाल ये बात तो अपनी जगह आपने कही, लेकिन इससे अलग अगर हट के हम देखें, जिस तरह के कत्लेआम, जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह का आतंक फैल रहा है इस समय दुनिया, और हम देख रहे हैं उसकी पहुंच बढ़ती जा रही है, क्या आप मानते हैं कि ये वैश्विक जंग एक असली जंग है और ये मुकाबला करेगी ISIS का? इसको मैं एक चुनौती की तरह देखता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से हमने जंग की बात की है, अगर पारंपरिक रूप से देखें तो जंग जो होगा वो किसी दो बड़े शक्तिशाली देशों के बीच में होगा, और हमने दूसरा महायुद्ध का अगर उदाहरण लें तो वो एक ट्रेडिशनल जंग जैसे था। पर अभी जिस प्रकार से खास सितंबर 2001 के बाद जो भी हम लहर देख रहे हैं, बार बार हम कहते थे कि ये गैर राष्ट्र गुट है जब हम इस प्रकार की जिहादी या इस्लामिस्ट लहर की हम बात करते थे। और जैसे पार्था साहब ने कहा है, इसका एक उदाहरण मुंबई था। और जहाँ तक ये चुनौती है और ये कहाँ तक वैश्विक है, ग्लोबल है, मैं कहूँगा कि इस वक्त इसकी जो रूपरेखा है ये आम तौर पे US लेड, यानी कि अमेरिका ने इसकी नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ उन्होंने अपना एक पहल किया था मिस्र में। और विडंबना यह है कि रूस और ईरान ने इनके खिलाफ सीरिया के संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रपति असद का उन्होंने समर्थन किया है। ये पहली बार है कि पेरिस के घटना के बाद लगता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक प्रकार की सहमति हो सकती है, पर अभी मैं कहूँगा कि ये पूरा इनके बीच में ये तालमेल हुआ नहीं है। पर खास हमारे लिए अगर हम कहें कि ये कितना बड़ा चुनौती है, मैं विश्लेषक के दृष्टिकोण से कहूँगा कि ये काफ़ी चिंताजनक है। और इसे मैं खास IS के साथ नहीं उतना की जितना मैं विचारधारा के साथ जोड़ता हूँ। और ये जो विचारधारा है, अगर हम इसको बारीकी तरीके से देखें तो मैं कहूँगा कि इसकी जो जड़ है या जो बीज थे, ये सन 1980 की बात है, जबकि भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आक्रमण किया था। और उस वक्त यही देश यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट वगैरह मिलके इन्होंने अफगान के जो जंग में शीत युद्ध के समय पे इन्होंने शुरुआत किया था, ये मुजाहिदीन को उन्होंने बनाया था। यानी कि अगर हम विश्व के यानी कि अलग अलग पहलुओं में देखें कि दूसरा महायुद्ध के बाद हमारे क्षेत्र में सदर्न एशिया, दक्षिणी एशिया में हमने मजहब को कलाशनिकोव के साथ मिला दिया। आपको वो तस्वीरें याद होंगे, रोनाल्ड रेगन साहब इनको बहुत खूबी करते थे कि साहब मुजाहिदीन को देखिए, एक हाथ में कलाशनिकोव, दूसरे हाथ में कुरान।
और उन्होंने इस प्रकार का जो विचारधारा को समर्थन दिया है, ये मैं कहूँगा नीतियों में शुरुआत वहाँ से है। और उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में, यानी कि उसके बाद आप देखिए हमारे संसद के ऊपर हमला हुआ था दिसंबर 2001 में। उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा मुंबई का हादसा हुआ था। और इसलिए जैसे हमारे गृह मंत्री महोदय भी कह रहे थे, ये जो आईएस ने विचारधारा को जो अपनाया है, एक प्रकार का ये स्केलिंग अप है। पहले हमें तालिबान के बारे में जानकारी थी, तालिबान से अलकायदा और बिन लादेन हो गया। बिल्कुल। इसके बाद अभी इस्लामिक स्टेट, बगदादी, और इन्होंने जो भी इस वक्त आक्रमण किया है। और शायद अंतर ये है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो नॉन स्टेट एंटिटी नहीं है, एक प्रकार का क्वाजी स्टेट बन गया है, सेमी स्टेट। उनके पास एक बहुत बड़ा जो इलाका है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, सीरिया और इराक के बीच में कहा जाता है कि वो ब्रिटेन जैसे एक एरिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया है। करीब 1 करोड़ उनके पास नागरिक है जो अनविलिंग सिटीजन जिसको कहते हैं, उनके पास तेल का भंडार है। और उन्होंने पूरा साइबर का, यानी कि आधुनिकता का जो उन्होंने प्रयोग किया है साइबर स्पेस में, सोशल मीडिया, और अभी कहा जा रहा है कि वो फेसबुक और ट्विटर से भी आगे बढ़ गए हैं। और इन्होंने कई प्रकार के नौजवानों को आकर्षित करके अपने तरफ ये खींच पाए हैं। इसी बात पे मैं आ रही थी। इनफैक्ट पार्थसारथी जिस तरह से गृह मंत्रालय ने भी जो परामर्श जारी किया, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि जो कट्टरपंथ है उसकी तरफ युवाओं को आकर्षित करने का, रिझाने का, और वो साइबर स्पेस के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी चिंता है भारत की तरफ से। आपको ये कितनी वास्तविक लग रही है? और इसका ये हुआ कैसे फैलाव? इसलिए कि जो पूर्व जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं, उनके जो नागरिक हैं, मुस्लिम नागरिक हैं, जिनके परिवार पश्चिमी एशिया से वहाँ आकर बसे, वहाँ उन्होंने आधुनिक शिक्षा पाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर वो स्पेशलाइज करने लगे। और यही लोग हैं जो इनको साइबर टेक्नोलॉजी वगैरह दे रहे हैं, साइबर पावर दे रहे हैं। क्योंकि जो इनके जो असली लीडरशिप है वो तो बिल्कुल रेगिस्तान के इलाके से हैं और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया है, जो लोग एक किस्म से नाखुश थे अपने बसे हुए देशों में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, वहाँ के जो युवक मुसलमान लड़के फेसबुक और सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे, जिन्होंने उसका ताकत समझा, बल समझा, वो ही हैं जो इनको ये क्षमता दे रहे हैं। और इसीलिए जो पश्चिमी देश हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि ये उनके पूर्व नागरिक हैं, शिक्षा पाई है विज्ञान में वो इन्हीं देशों से, और इससे उन्होंने सीखा है और उपयोग किया। बड़े जैसे कि उदय भास्कर जी कह रहे थे, बड़े सोच समझकर और बड़े एक्सपर्टीज के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया है। और कुछ उन्होंने ऐसे साइबर कोड बनाए हैं जिसके और उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, गोपनीय एजेंसीज, चाहे CIA हो या MI6 हो, वो भी एक किस्म से हैरान हो गए हैं कि ये लड़के इस तरह की टेक्नोलॉजी कैसे और ये है जो है खतरा है। एक और बात मैं भारत के बारे में कहना चाहता हूँ। ISIS ने जानता है कि जब तक ईरान रास्ते में रहे मुश्किल है। दूसरी बात ये है, उन्होंने भारत पर को ज़रूर निशाना बनाया है। उनका कहना है कि इस्लामी निज़ाम वो खुरासान में भी बनाएंगे। खुरासान तो हमारे उपमहाद्वीप है, पुराने ऐतिहासिक इस्लामी इतिहास में अपने उपमहाद्वीप है, तो ज़रूर उनका नज़र यहाँ है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी प्राथमिकता नहीं है। और हमें ये देखना चाहिए और मैं कि हमारे युवा नौजवान इससे प्रभावित ना हो। जी जी, उदय भास्कर जी जैसे कह रहे हैं कि वो निशाना उस तरह से नहीं है, मतलब नज़र उस तरह से नहीं है उस पे, हिंदुस्तान पे, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि दुनिया के लिए चुनौती, और जाहिर है हिंदुस्तान, भारत भी उसी का एक हिस्सा है। चुनौती तो है, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कितनी बड़ी चुनौती है जिसके बारे में हमें विचार? मैं इसे एक काफ़ी बड़ा चुनौती मानता हूँ।
मैं दोबारा उसी बात को जोड़ना चाहता हूं कि जहां तक आईएस की बात है, उन्होंने ज़रूर दक्षिणी एशिया के ऊपर अपना नज़र रखा है। और जैसे पार्था साहब बता रहे थे, खुरासान हो या इस वक्त पाकिस्तान में उन्होंने अपना एक एफिलिएट है, यानी कि इस्लामिक स्टेट का एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव या एक गुट पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। और ये समय की बात है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो नक्शा बन रहा है आईएस के आधारित, और उन्होंने जिस प्रकार से एक प्रकार की लीडरशिप की भूमिका उन्होंने अपनाया है पूरे विश्व में, यानी कि अफ्रीका से लेके मिस्र से लेके एशिया के महाद्वीप में कई सारे ऐसे लोकल या डोमेस्टिक जो गुट हैं अपने आप को आईएस के साथ जोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने उसकी नेतृत्व को स्वीकार भी किया है। साइबर के उनके ऊपर कई प्रकार के ऐलान आते हैं। तो हमारे लिए जो चुनौती है इस वक्त, शायद वो खतरा नहीं बना है, पर चुनौती ये है कि अगर आप पिछले साल का समीक्षा करें, चाहे हमारे बेंगलुरु में जो इंजीनियर था, जो कि बंगाल का एक लड़का, वो यहाँ बैठ के इस्लामिक स्टेट के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे थे भाई साहब। आप दूसरा देखिए, एक महिला थी जो कि यूएई से, हैदराबाद में उनका लिंकेज था परिवार का, वो भी आईएस का जो विचारधारा है उसको वो समर्थन दे रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार का विचारधारा और उसकी जो सफलता जब हम जानते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि भारत में भी और इस प्रकार के जो डिसअफेक्टेड ग्रुप्स जो होते हैं उनको इस मार्ग पे लेना इतना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। और इसलिए हमारे देश में चाहे खुफिया एजेंसी या हमारे समाज में इस प्रकार की एक सेंसिटाइजेशन या जानकारी की सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि राजनाथ जी उसी दिशा में इशारा कर रहे थे, क्योंकि इसको सामना करने के लिए अभी ये हमले की बात नहीं है, परंतु आप किस प्रकार का प्रिवेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल यही चुनौती इस वक्त फ्रांस में है, क्योंकि आप पेरिस का आज का जो घटना हुआ है, आज सवेरे एक काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 लोग मारे भी गए हैं। और जो लिंकेजेस हैं ये फ्रांस के नागरिकों के ऊपर हो रहा है और साथ साथ बेल्जियम, यानी कि ये पूरा फैल गया है। तो इसलिए हर एक हुकूमत को और हर एक समाज को अपनी अपनी फायर वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, जिस तरह से अगर बात करें, अभी गृह मंत्री का दौरा हो रहा है चीन का, और जिस तरह की खबर आई थी कि ख़ासतौर से आईएस की चुनौती को देखते हुए चीन के साथ में जो क्षेत्रीय सुरक्षा है और इसके ऊपर भी एक खाका तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से भारत और चीन खास तौर से इस चुनौती के मद्देनजर मिलकर कुछ कर सकते हैं? चीन के लिए ये हमसे बड़ा चुनौती होगा। बिल्कुल, इसलिए कि जो असंतुष्टता जिनजियांग में है, बिल्कुल उनका जो प्रदेश है जिनजियांग प्रदेश में बहुत असंतुष्टता है। इसलिए कि हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि हमारे मुसलमान भाई अपने रिवाज रखते हैं, अपने कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, ईद मनाते हैं और रमज़ान मनाते हैं। इन सब चीज़ के लिए अनुमति नहीं वहाँ चीन में, बहुत दबा के रखा है सिंजियांग में। चीन का ख्याल अब तक ये रहा है अगर पाकिस्तान से दोस्ती रखें तो उन पर ये असर नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान उनको ये आश्वासन देता आया है कि अगर तालिबान भी आए तो हम सिंचियांग पर उसका कोई असर नहीं होना देंगे। मेरे ख्याल में किसी जो चीनी विशेषज्ञों से मैंने बात की है, उन्होंने इसके बारे में चिंता व्यक्त किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई असंतुष्ट लोग नहीं जो कहते हैं हमको यहाँ रमज़ान मनाने का इजाज़त नहीं, हमें यहाँ ईद का त्योहार को मनाने का इजाज़त नहीं, हमारे महिलाओं को बुर्का पहने हुए बस में जा जाने का कोई रुकावट नहीं, जो सिंचियांग तो असंतुष्टता वहाँ है। और उनको तुर्की के जो मुस्लिम समुदाय है उनसे समर्थन मिलता है, क्योंकि एक ही नस्ल के हैं वो। तो देखना पड़ेगा कि चीन को ये इसका सामना कैसे करते हैं। जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ चीन के संदर्भ में, अगर भारत चीन के साथ किसी प्रकार का अगर बातचीत करना है जो कि काफ़ी मूल्य होगा, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो भूमिका है, दहशतगर्दी को समर्थन देना, विचारधारा को समर्थन देना और एक प्रकार का स्टेट पॉलिसी जो पाकिस्तान ने बनाया है, हमने कई बार
इसी स्टूडियो में आपके साथ भी कहा है कि इस विचारधारा को अगर सही प्रकार से सिकुड़ना है और संभालना है तो जड़ जो है सऊदी अरेबिया में है और पाकिस्तान में है। जब तक राजनीतिक लेवल पे पाकिस्तान के हुकूमत अर्थात रावलपिंडी और जनरल राहील शरीफ और पाकिस्तान के जो फौज के योजक हैं और सऊदी अरेबिया के जो नरेश हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ये वहाबी सलाफी गुटों नहीं पर विचारधारा को जो समर्थन दिया है, इतना कि यूरोप में भी उनका प्रभाव है। मुझे लगता है कि जब तक हम इस प्रकार के ठोस कदम नहीं लेंगे, ये टैक्टिकल लेवल पे आप कोऑपरेशन कर सकते हैं, आईएस के ऊपर आप हमला कर दीजिए। राका जो है इनका जो कहा जाता है कि राजधानी है, सबसे पहले अमेरिका ने उनके ऊपर बॉम्ब छोड़ दिया, फिर उसके बाद रूस ने भी वहां पे बमबारी कर दी, अभी फ्रांस भी कर रहा है। परंतु विचारधारा की जब बात होती है, आपको सऊदी अरेबिया तथा पाकिस्तान और जो रणनीति इन्होंने बनाया है कि इस प्रकार के गुटों को समर्थन देंगे, इसमें सब शामिल हैं। ये नहीं है कि मान लीजिए कि कतार ने नहीं किया है या यूएई ने नहीं किया है या फ्रांस ने नहीं किया है, क्योंकि सीरिया के मसले में बिल्कुल सारे शक्तिशाली देशों ने अलग अलग गुटों को या अलग अलग पक्षों को समर्थन देके इन्होंने इस पूरे माहौल को और बिगाड़ दिया। जी अच्छा, जो शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी, अमेरिका के आधे से ज्यादा स्टेट्स कह रहे हैं कि हम शरणार्थियों को आने नहीं देंगे। ये जो शरणार्थियों का मुद्दा है, आपको क्या लगता है? और जिस तरह से पकड़े भी गए हैं लिंक्स इनके जरिए किस प्रकार से कैसे कहते हैं, जैसे करनी वैसे धरनी, उनको सहना पड़ेगा जो गलतियां उन्होंने की। सीरिया के सरकार पर तख्ता पलट करने का नीति अपनाया अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, टर्की और फ्रांस और ब्रिटेन ने। जो भी अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? गृह युद्ध। गृह युद्ध इतना घमासान हुआ कि लाखों के तादाद में सीरियाई नागरिक देश को छोड़ के भागने लगे। कई शरणार्थी शिविर में हैं, चाहे टर्की हो चाहे जॉर्डन हो, और कई ने देखा कि उनके लिए भविष्य है क्या, जिंदगी भर कोई शरणार्थी इसमें काटने के लिए। तो देखने लगे जो मेडिटेरेनियन सागर है उसके जरिए ग्रीस पहुंचे, ग्रीस से यूरोप। तो जैसे कि मैंने कहा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। जो इन्होंने किया उसका नतीजा यही है कि एक तख्ता पलट करने, पहले आपने सद्दाम को निकाला। अच्छा, जितने भी सुन्नी वहां थे सब सेक्युलर थे, सब धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने कट्टरवाद अपनाया पश्चिमी इराक में, वहां से फैला सीरिया में। अब ये सब किसने किया? ये सब पश्चिमी देशों ने। अब उसे विश्व युद्ध कहते हैं, जिस पर हम भी फंस गए हैं। जी अच्छा, टर्की के इसमें अगर टर्की की भूमिका को भी देखेंगे, जब तक वो बॉर्डर सील नहीं होता जो सीरिया के साथ मिलता है, तब तक आईएस के जो वो प्रसार है उसको रोका जाना बहुत मुश्किल है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है शरणार्थियों वाली समस्याओं से जुड़ा हुआ, जिसकी तरफ ध्यान देना होगा। इस वक्त जो रेफ्यूजी का जो पैटर्न है, ये बात सही है कि जब तक तुर्की अपना जो बॉर्डर कंट्रोल या सील नहीं करेंगे तो इस प्रकार का जो फ्लो ऑफ रेफ्यूजीज है ये हम देखेंगे। पर साथ साथ इस वक्त जो रेफ्यूजीज का फ्लो है वो समुंदर के तट से भी आ रहे हैं, और आज भी सवेरे एक बोट जो है वो डूब गया और कई सारे उसमें बच्चे भी मारे गए थे। तो ये रेफ्यूजी क्राइसिस जो है, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है, और इसमें तुर्की जैसे जो देश हैं, इन्होंने जो पॉलिसी अपनाया था सीरिया के संदर्भ में, एक प्रकार से उन्होंने भी इसको और एग्रेवेट किया है सिचुएशन को। और दोबारा मैं कहूँगा कि G20 में हमने जो हल्का सा ये एक झलक देखा था कि ये राजनीतिक सहमति जो है, इसके अलग अलग पटरियों की जरूरत है जब हम पॉलिसी की बात करते हैं। एक होगा मिलिट्री वाला, जो इस वक्त आप आईएस के खिलाफ कर सकते हैं, पर साथ साथ इसकी जो ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन है, क्योंकि ये दहशतगर्दी को पूरा रेफ्यूजी के साथ जोड़ने से मेरे ख्याल से ये सिचुएशन जो है वो और अस्थिरता की तरफ बढ़ सकता है। जी, तो दुनिया एक अस्थिरता के दौर से इस समय गुजर रही है, ये कह सकते हैं हम? दुनिया शायद नहीं कहूँगा, लेकिन पश्चिमी एशिया ज़रूर, सारी इस्लामी जगत, पाकिस्तान से लेके तुर्की और मोरक्को तक अस्थिरता वहाँ फैल रहा है, और इसका बढ़ रहा है। जिसने शुरू किया, जिन्होंने इस पर इन नीतियों को अपनाया, उसका अब नतीजा वो भी पा रहे हैं।
लेकिन इससे हमें कुछ संतुष्टता नहीं पानी चाहिए। हमारी नीति यही रहना चाहिए कि सहयोग के जरिए। और दूसरी बात ये, जो इराक और सऊदी अरेबिया के बीच एक संघर्ष चल रहा है, उन दोनों के बीच कुछ समझौता लाना, उनको समझाना पड़ेगा कि ये सारी दुनिया के हित में है। ये मुख्य कारण ये है। और जब इराक और सऊदी अरब के खिलाफ इस तरह के, ईरान और सऊदी अरब के खिलाफ इस तरह के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, नतीजा निकलता है शिया सुन्नी घमासान। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। जाहिर है ये सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत ही पेचीदा है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा का ये अंक हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।